A very good evening to all the investors who have joined us today. एनजे की तरफ से मैं अविनाश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सैटरडे स्कूल का टॉपिक है लॉन्ग टर्म आवर धर्म। हमारी लाइफ में दो तरह के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम निवेश तो करते हैं, लेकिन ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी या तो हम निवेश को बंद कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं। वोलेटिलिटी की बात करें तो 2008 में सेंसेक्स 20,000 से 8,000 के लेवल पे आया। 2020 की भी बात करें तो सेंसेक्स 42,000 के लेवल से 26,000 के लेवल पे आया। ऐसे वोलाटाइल मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको समझने के लिए वी हैव निकुंज शर्मा विथ अस। ही इज हैविंग मोर देन 20 years एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ही इज ए पोएट, ही इज ए ऑथर, he is a trainer and motivational speaker. In next 1 hour, sir will explain about long term. We will take question answer session in last. आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप लास्ट में चैट बॉक्स में टाइप करके सवाल पूछ सकते हैं। So not taking too much time, I would like to invite sir. Over to you, sir. थैंक यू अविनाश एंड हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही लाइट प्रोग्राम है और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हम लोग नहीं करेंगे, बट ये एक बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है। ये इतना यूज़फुल है कि प्रॉबेबली जो हमारा इन्वेस्टिंग करियर होता है उसके अंदर शायद कुछ करोड़ रुपए का इस प्रोग्राम से फ़र्क पड़ सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा अविनाश ने बताया कि जब हम लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, कई बार जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की वो हमें थोड़ा सा अपने राह से विचलित कर देती है। तो आज के प्रोग्राम में मैं इक्विटी मार्केट्स की भी बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करूंगा और थोड़ी बहुत मैं आपसे योगा की भी बात करने वाला हूं। मैं आपको योगा के बारे में भी बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि योगा का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं सभी लोग? जी सर, विजुअल है। ओके, ग्रेट। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रोग्राम, मैं हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। अविनाश, चलेगा? परफेक्ट है सर, परफेक्ट। मुझे लगभग 25 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो गए हैं और 2015 में मैंने एक किताब लिखी थी, द स्टॉक मार्केट मॉन्क। इस किताब को लिखने में काफ़ी समय मेरा गया, लगभग 3 से 4 साल इसमें लगे और कोशिश करके मैंने इस किताब को एक कहानी के तौर पे लिखा है। इट्स अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। दिल्ली में बेस्ड 3 दोस्त हैं, उनकी ये कहानी है और शेयर मार्केट से उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है और क्या वो उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये कहानी उस चीज़ पर है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस किताब के नहीं जाता हूँ, लेकिन 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने इस किताब में दिए हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा। पहला कि इन्वेस्टिंग इज़ लाइक लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हम जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। हम इसे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं सर कॉम्प्लिकेट? अभी आप देखिए कि 3-4 महीने पहले हर व्यक्ति कोविड का एक्सपर्ट था। ये तो ऐसा है, यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, चाइना ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वैक्सीन आएगी, नहीं आएगी। मार्च में इंडेक्स 25,900 का था, आज 46,000 47,000 का इंडेक्स है। और इतनी कॉम्प्लिकेशन के सर अब बेच दें, खरीद लें, एसआईपी रोक दें, शॉर्ट टर्म में चले जाएं, लिक्विड में चले जाएं। इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इवेंट्स आएंगे, इवेंट्स चले जाएंगे। और जो तीसरा मैसेज मैंने किताब में दिया है वो है डोंट मेक मनी, क्रिएट वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा गोल है जिसके बारे में हमारे योग शास्त्र में भी बात हुई है। धन अर्जन इसको कहा गया है और कहा गया है कि हर व्यक्ति को, हर फैमिली को बहुत एक्टिवली वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करना चाहिए। अब हम आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म आवर धर्म।
ये धर्म का मतलब क्या है? धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ड्यूटी, मेरा कर्तव्य। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। धर्म इज धारण करने योग्य, कोई भी चीज जो धारण करने योग्य है, कोई भी अच्छी आदत है, कोई भी अच्छा रूटीन है। आप कहते हैं भाई मैं योगा करना चाहता हूँ, ये धर्म है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, धर्म है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, धर्म है। हमने लॉन्ग टर्म को धर्म क्यों कहा? लॉन्ग टर्म को धर्म इसलिए कहा गया कि जो जिंदगी है हमारी, ये लॉन्ग टर्म है। आज एक हिंदुस्तान में जो एवरेज हेल्दी व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसकी टिपिकली जो उम्र है वो 85 से 90 साल की होने वाली है। और इस 85 से 90 साल की उम्र में लगभग 20 साल हम लोग पढ़ाई लिखाई में निकाल देते हैं। पढ़ाई लिखाई है, मौज मस्ती है, उसमें 20 साल निकल जाते हैं। और आखिरी के जो 25 साल हैं वो हमारे रिटायरमेंट में निकलते हैं, समझिए 60 साल से 85 साल तक। तो बीच के जो 40 साल हैं, ये जो 40 साल हैं, इसमें हम अपना पैसा जो है एक्टिवली निवेश करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। ये 40 साल लॉन्ग टर्म है। ये 40 साल हमको मेहनत करके अपने पैसे का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच के देखिए सर, हमें काम 40 साल करना है, पैसे को ध्यान 40 साल करना है, और हम घबरा कितनी देर में जाते हैं? 2 दिन मार्केट करेक्ट हुआ और हम लोग घबरा जाते हैं। एक ग्लोरिया स्टीनेम करके राइटर हुई हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। 1934 में इनका जन्म हुआ था। ये फीमेल एक्टिविस्ट थी यूएस में। उन्होंने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि रिच पीपल प्लान फॉर 3 जनरेशंस एंड पुअर पीपल प्लान फॉर सैटरडे नाइट। यहाँ रिच का मतलब उनसे नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, या पुअर का मतलब उनसे नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है। रिच का मतलब है जिस व्यक्ति को अपना पैसा मैनेज करने की समझ है, और पुअर व्यक्ति जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसे मैनेज करने की समझ नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, भाई सैटरडे को कहाँ खाना खाने जाना है यार, कहाँ से खाना मंगाना है, कौन सा फ़ोन खरीदना है, अगले साल छुट्टी पे कहाँ जाना है। लेकिन जब आप किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं, अगर आप लेटर से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी टाटा फैमिली मेंबर, अंबानी फैमिली मेंबर से बात करेंगे, तो आपको दिखेगा अगले 100 साल की प्लानिंग जो है वो उन्होंने करके रखी हुई है कि भाई का बच्चा इस कॉलेज से पढ़ेगा, फिर ये वाला बिजनेस उसको दे देंगे, इस बिजनेस में ये होना चाहिए, आज जियो के अंदर इतने कस्टमर हैं, 5 साल में इतने हो जाएंगे। ये सोच का फर्क है। सो वी हैव टू थिंक लाइक रिच पीपल। वाई? बिकॉज हमारी जो लाइफ है ये एक टेस्ट मैच की तरह है। लगभग 35 साल का टेस्ट मैच है। मैंने 35 साल क्यों कहा? कि 25 साल की उम्र से हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र तक हम इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब टेस्ट मैच जीतने के असूल क्या है? टेस्ट मैच जीतने का असूल क्या है? कि आप अपनी विकेट को प्रिजर्व करें और खड़े रहें वहां पे। आपको स्कोरिंग करनी है, आप बैट्समैन हैं। इस 5 साल में आपको गैप्स भी ढूंढने हैं, क्योंकि फील्डर्स खड़े हुए हैं फील्ड में। फील्डर कौन कौन है? वॉलेटिलिटी है, टैक्स है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीजों को बीट करना है। इनके बीच में से जब तक गेंद को नहीं मार पाएंगे, रन नहीं बनेंगे। हमें कॉन्टिन्यूसली स्कोर भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम 35 साल में 20 साल स्कोर नहीं करें, बोले अगले 15 साल में नहीं। कॉन्टिन्यूसली स्कोर करना है। राहुल द्रविड़ की तरह वो एक एक रन करके लेता रहता था। चौके छक्के नहीं मारते थे राहुल द्रविड़, बट और जब कभी लूज बॉल मिले तो उसको हार्ड हिट करें। ये टेस्ट मैच को खेलने का असूल है। किसी राहुल द्रविड़ के फैन ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि सचिन इज गॉड, सौरभ इज नेक्स्ट टू गॉड ऑन द ऑफ साइड। सौरभ गांगुली ऑफ साइड के बहुत ही शानदार प्लेयर हुए हैं। एंड लक्ष्मण इज द गॉड ऑफ 4th इनिंग्स। लक्ष्मण ने बहुत सारे मैच हमको जितवाए जहां पे 4th इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की। बट व्हेन द डोर्स ऑफ टेम्पल आर क्लोज्ड, इवन द गॉड्स आर बिहाइंड द वॉल। कि जो राहुल द्रविड़ को एक द वॉल कहा गया, उनका जो दर्जा है वो हर प्लेयर से ऊपर रखा गया। वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरभ गांगुली हो, वीवीएस लक्ष्मण हो। क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ के 2 असूल थे सर। पहला, वो कहते थे कि बॉल मेरे बल्ले से लगे तो जमीन पे सीधी लाइन खींचनी चाहिए, मतलब बॉल जमीन को चिपक के जाए। और दूसरा, बॉल मेरी विकेट पे नहीं लगनी चाहिए। विकेट पे बॉल लगी तो आप पवेलियन में बैठ जाओगे, पवेलियन में आप बैठ जाओगे
तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स मिलती हैं, जिंदगी के टेस्ट मैच में एक ही इनिंग्स है। और यहाँ पवेलियन पे बैठने का मतलब क्या है? 50% पोर्टफोलियो घट गया, आप अपने एडवाइजर को कहते हैं यार ये इक्विटी बंद करो, डेट में आ जाओ, पवेलियन में बैठ गए, आप स्कोर नहीं कर रहे हैं। आप मेरा सब पैसा फिक्स डिपॉजिट में शिफ्ट कर दो, यार मैं 6 महीना देखता हूं फिर उसके बाद में आऊंगा। अक्सर इन्वेस्टर्स इस तरीके से करते हैं। ये जो 4 जगह हम लोग पैसा लगाते हैं, इक्विटी में, डेट में, जिसको मैंने फिक्स डिपॉजिट दिखाया है, गोल्ड में और रियल एस्टेट में, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है? सबसे ज्यादा रिस्क है यहाँ इक्विटी के अंदर। तो अगर मैं कहूं कि भाई सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ है? इक्विटी। सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आती है? इक्विटी में। सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव कहाँ आते हैं? इक्विटी के अंदर। और ये एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जहां पर मैंने देखा है कि अक्सर इन्वेस्टर्स जो हैं वो पजल्ड रहते हैं, यार मैं किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मार्केट तो रोज बदल रहा है। कल कुछ और था, परसों कुछ और था, अभी पिछले हफ्ते एक दिन न्यूज आई कि लंदन में, वो यूके में एक नया स्ट्रेन आ गया है, मार्केट 1200-1300 पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद 3 दिन लगा के फिर 1000 पॉइंट ऊपर, कभी गिर जाता है कभी उठ जाता है। अमेरिका में ठंड पड़ेगी, जुकाम हमको यहाँ हो जाएगा। इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसका हमारे निवेश पे असर पड़ता है, उसका हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे असर पड़ता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क है इक्विटी के अंदर। उस रिस्क को हमें कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। जिंदगी में देखिए 2 तरीके हैं चीजों को देखने के। जब हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो आप 2 तरीके से चीजों को देख सकते हैं, या तो कि ईगल की तरह देख सकते हैं, बाज, या फिर एक स्नेक की तरह देख सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो हैं, उसकी आईसाइट बहुत पुअर होती है, इसीलिए वो टंग का इस्तेमाल करते हैं, टंग से चीजों को सेंस करते हैं। और ईगल का आईसाइट और विजन बहुत शार्प होता है। ईगल को कभी भी मायोपिया की बीमारी नहीं होती है या हाइपरोपिया की बीमारी नहीं होती है, उनका बहुत शार्प विजन होता है। और स्नेक जो है, हमने अक्सर देखा है वो ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, वो तो जमीन पे चलते हैं। और ईगल जो है वो एक बहुत ऊंची हाइट पे उड़ते हैं, सो दैट एवरीथिंग लुक्स वेरी स्मॉल टू देम। स्नेक्स के विजन का जो स्पैन है, जो देखने का दायरा है, वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो और आपकी आंखें भी बहुत छोटी हैं, आप हो भी बहुत छोटे साइज में। इसीलिए उनको क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी दिखती हैं। छोटा सा पत्थर भी आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है स्नेक को। और ईगल क्योंकि एक ऊंचाई पे उड़ते हैं तो पूरे पूरे शहर को वो एक साथ देख लेते हैं। और जब आप ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं तो आपको रिस्क बहुत होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो स्नेक हैं वो कोई पथरीली जमीन है या रफ सरफेस है वहां पे नहीं जाते हैं, वो सैंड वगैरह में जाते रहते हैं, या जहाँ फूल पत्तियां हैं वहां जाएंगे, ताकि उनका शरीर जो है वो छिले रही। जैसे उनका शरीर छिलता है, चींटियां उनको आके लग जाती हैं, एंड देन द स्नेक विल डाई। एक बार सांप के शरीर पे एंट्स लगी तो ही विल डाई। एंड ईगल के लिए फ्लाइंग इज वेरी स्विफ्ट एंड फास्ट। और कुछ डिफरेंसेस हैं कि स्नेक का परसेप्शन बहुत पुअर है, क्योंकि वो चीजों को बहुत नजदीक से देखता है। ईगल जो है वो डिस्टेंस से देखता है, बहुत दूर से देखता है। स्नेक्स छोटे छोटे इश्यूज में एंटेंगल हो जाते हैं। ईगल जो है वो ऊंचाई से सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, यार कहाँ पे कोई रैट है, कहाँ पे कोई छोटा बर्ड है, कहाँ पे कोई स्नेक है जिसको मैं खा सकता हूँ। और स्नेक जो है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखते हैं, वो तुरंत जो मारा उसको तुरंत खा गए। लेकिन ईगल जो है इट इज नोन फॉर इट्स डिटैचमेंट, वो बहुत ऊंचाई से चीजों को देखता है, बहुत न्यूट्रल होकर चीजों को वो देखते हैं। और स्नेक विजन और ईगल विजन को अगर मैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखूं तो स्नेक्स जो हैं वो वॉलेटिलिटी को रिस्क की तरह देखते हैं कि बाजार का जो उतार चढ़ाव है रिस्क है, लेकिन ईगल विजन के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं वो ईगल की तरह है, ऊंचाई पे उड़ते हैं, दूर से बाजार को देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं
एक तस्वीर आप ये देखिए, ये ट्रैफिक जैम की तस्वीर है। जब इसको आप सामने से देख रहे हैं, जब आप इस ट्रैफिक जैम के अंदर फंसे हुए हैं, तो आपको मालूम है 1-2 घंटे खुलने वाला नहीं है, यहाँ से मैं नहीं निकल पाऊंगा। स्पेशली अगर आप राइट हैंड साइड स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसी ट्रैफिक जैम को जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो कैसा दिखता है? तो कुछ ऐसा दिखता है, ट्रैफिक जैम यहां भी दिख रहा है, लेकिन आपको कई कई जगह अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। देखिए ये सड़क खाली है, यहां पर बहुत ज्यादा रश नहीं है, यहां भी बहुत ज्यादा रश नहीं है, यहां भी एक रास्ता है, ये साइड रोड की थोड़ी खाली है यहां पर। जब आपने ऊंचाई से चीजों को देखा तो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आई, लेकिन जब आप ऊंचाई से नहीं देख रहे थे और ट्रैफिक में फंस के देख रहे थे तो आपको ये पूरा ट्रैफिक जैम दिख रहा था कि इसमें से मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेट अस लुक एट आवर सेंसेक्स। ये सेंसेक्स 1979 में शुरू हुआ था और एज ऑफ 24 दिसंबर हम लगभग 47,000 पर हैं, 46,973, लगभग 27 पॉइंट दूर हैं आप 47,000 से। जब मैं इस इंडेक्स को देखता हूं तो 5 मेजर इवेंट हमारी मार्केट में हुए हैं। 92 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, फिर सन 2000 में .com, 2008 में लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई, और 2014-15 में फिर करेक्शन आई, टेपर टेंट्रम, ये अपना जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद, और अभी रिसेंटली कोविड। अब मेरे पास देखने की चीजों को 2 तरीके। पहला, मैं इस इवेंट को अकेले देख सकता हूं, मैं इस इवेंट को भी अकेले देख सकता हूं, इस इवेंट को भी आइसोलेशन में देख सकता हूं, इसको भी देख सकता हूं और इसे भी देख सकता हूं, और कहूं कि हाँ भाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन्होंने नुकसान उठाया है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक हाइट से देख रहा हूं, इसको मैं यहां से देख रहा हूं, यहां पे ईगल की तरह मैं उड़ रहा हूं और मैं पूरे के पूरे सेंसेक्स को एक साथ देखता हूं। मैं कहता हूं भाई पिछले 40 साल में जो ये मार्केट है, 100 रुपए का जो इंडेक्स था, ये 100 रुपए से कहां पहुंच गया? 47,000। और अगर मैं इसको एनुअलाइज कर देता हूं रिटर्न को, तो ये लगभग 16.6% का मेरा रिटर्न आता है। 16.6% में से इन्फ्लेशन निकाल दो, 6% इन्फ्लेशन निकाल दिया, 10% बच गया। 10% पे 10% टैक्स भी दे दो, लॉन्ग टर्म का जो टैक्स है, तो भी मैंने 9 रुपया लगभग बचाया है। लेकिन अगर मैं जब इन इवेंट्स को देखूंगा तो ये मुझे बड़ी समस्या वाले इवेंट्स दिखते हैं। ये मैं आपको हर्षद मेहता स्कैम की बताता हूं कि मार्केट जो था 50% गिरा लगभग 6 महीने के अंदर। ये जो आपको छोटा सा इधर फॉल दिख रहा है, ये छोटा सा टाइम पीरियड, मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा शायद। ये 50% से मार्केट यहाँ जोर से गिर गया, स्कैम हो गया, सब शेयर्स गिर गए, म्यूचुअल फंड्स उतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन उसके बाद 1 साल में क्या हुआ? उसके बाद 1 साल में यही मार्केट लगभग 100% से बढ़ गया। अब अगर मैं स्नेक की तरह इसको देख रहा था और मैंने कहा यार मैं तो इसमें फंस गया, मैंने इसमें नुकसान कर दिया, देन आई एम गॉन, और मैं मार्केट से बाहर हो गया। बहुत सारे लोग आज भी मुझे मिलते हैं, सर हम तो हर्षद मेहता के समय में बर्बाद हो गए थे, उसके बाद बाजार में घुसे ही नहीं। लेकिन मार्केट जो थी, जो कि आपका 2243 इंडेक्स हो गया था, ये एक ही साल में लगभग 4,200 पे पहुंच गया था, विच इज अ रिटर्न ऑफ 97%। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 6 महीना पहले 23 मार्च 2020, 7 महीने पहले 25,981 का इंडेक्स था, और अगर मैं 24 दिसंबर तक रिटर्न देखता हूं तो लगभग 108% का रिटर्न है। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बाजार गिरा था ये कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, पूरा ग्लोबल पेंडेमिक है। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरा जो बिहेवियर है वो माइंडफुल है या रिएक्टिव है? ये मुझे देखना है कि मैंने रिएक्ट किया। रिएक्शन में क्या होता है? कोविड आया और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, मैंने कहा मेरा इक्विटी बेच दीजिए, ये रिएक्शन है।
SIP को स्टॉप कर दिया, इक्विटी फंड से सब पैसे डेट में शिफ्ट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट में चले गए, अपने एडवाइजर से नाराज हो गए। ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लगा ये 50% लॉस जो है ये बड़ा ज्यादा है। दूसरा क्या है कि एक माइंडफुल बिहेवियर है कि यार इसमें कोई पर्सनल तो है नहीं, कुछ कोई मेरा एडवाइजर तो जाके कोविड नहीं खोज के लाया है, ये तो किसी कंट्री ने बदमाशी की, ग्लोब में एक वायरस इशू कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और वहां से अब सारी दुनिया परेशान है। तो वायरस का स्टिमुलस तो आया, लेकिन आपने क्या किया? यू पॉज्ड। आपने कहा यार मैं सोचता हूं ये क्यों हो रहा है, एंड देन आपने उसको रेस्पॉन्ड किया। इन दोनों सिचुएशन में बड़ा फर्क है। जब आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब आप किसी सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करते हैं तब कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। और इन्वेस्टमेंट में जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, या किसी और सिचुएशन में जहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वहां पर हम नुकसान लेकर ही आते हैं। ये माइंडफुल बिहेवियर जो है ये क्या है? माइंडफुल बिहेवियर है कि मेरा माइंड इतना शांत हो जाए कि मैं हर चीज को ईगल की तरह डिस्टेंस से न्यूट्रल लेवल पर रहकर मैं उसको एनालाइज कर पाऊं। मैं एक बहुत छोटा वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें साउंड अगर नहीं भी आएगी तो चलेगा, आप उसको सिर्फ देखिए। A common mistake when interpreting statistics is to look at them from too short a distance. This can make everything unclear and confusing. So forget the details and take a step back. You're looking at a dog, but you should be concentrating on the owner. As you can see, the dog is all over the place, leaping and bouncing, sometimes upwards, sometimes downwards. But where do you think it would be in 10 seconds' time? Around here, right? But at this moment, the dog is on its way downward. So why do you think it will find itself up there? It's because you noticed the owner. The owner is the trend, and it's you who determines where they both will be in a while as a bit longer than a couple of dog miles. He could change direction. There's a lot we don't know about this guy. But everything we do know indicates he's heading in that direction. The owner is the long-term trend. The dog is the variation around this trend. तो जब ये वीडियो आपने देखा तो आपका जो ख्याल है, बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो डॉग पे जाता है और मालिक पे उतना ध्यान नहीं जाता है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि डॉग जो है बहुत इधर उधर भाग रहा है, लेकिन डॉग और मालिक 15 मिनट के बाद दोनों घर पे मिलेंगे, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि डॉग का कंट्रोल मालिक के हाथ में है। अगर आप देखेंगे ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रही है डॉग की, ये इंडेक्स की मूवमेंट है। और ये मालिक की मूवमेंट क्या है? ये मेरी इकोनॉमी की ग्रोथ है। किसी भी देश का मालिक कौन है? इकोनॉमी। जब नरसिम्हा राव या हर्षद मेहता जब स्कैम हुआ तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी $0.5 ट्रिलियन थी, आज वो लगभग $3 ट्रिलियन है। इकोनॉमी 6 गुना बढ़ गई। तो आप डॉग पे फोकस करना है या हमें मालिक पे फोकस करना है? ये हमारी जो सोचने का तरीका है, ये हमारी जो एक मेहनत हम लाइफ में या मार्केट में करते हैं वो डिसाइड करेगी। अल्टीमेटली यू नो कि सेंसेक्स विल फॉलो इट्स मालिक। मालिक कौन है? इकोनॉमी। 15 मिनट के बाद जाके देख लो, घर पे ही मिलेंगे। And that is the message which I wanted to give you. And let me give you a very small example. आप अहमदाबाद से सूरत ट्रैवल करके जा रहे हैं, पहले 100 किलोमीटर गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, लेकिन बड़ौदा और भरूच के बीच में आप जैम में फंस जाते हैं। अब आपको तो पहुंचना है सूरत, आप बड़ौदा और भरूच के बीच में फंस गए, मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी तो नहीं चल रही है, लेकिन एक पैदल चलने वाला व्यक्ति आपके बराबर से निकल के चला गया, और थोड़ी देर में एक साइकिलिस्ट जो है वो भी आपके सामने से निकल के चला जाता है। और आपके दिमाग में आता है यार इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, इसका फायदा क्या है? साइकिल वाला मुझसे तेज जा रहा है, पैदल मेरे से तेज जा रहा है, लेकिन आपको अल्टीमेटली सूरत जाना है। क्या ये साइकिल वाला व्यक्ति और पैदल चलने वाला व्यक्ति आपको बीट कर सकता है कभी भी?
मैं कहता हूं ट्रैफिक जैम खुलने में 2 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, 1 दिन लग जाए, बट क्या जो व्यक्ति पैदल चल रहा है वो कभी भी गाड़ी को बीट कर पाएगा? नहीं। एंड दैट इज द रियलिटी कि जो व्यक्ति गाड़ी में है, कार में है, वही सूरत सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये हमारे दिमाग में होता है, ये ट्रैफिक जैम्स हमारे दिमाग में। कई बार ट्रैफिक जैम जल्दी खुल जाता है और हम सड़क चेंज कर लेते हैं, कई बार ये देर में खुलता है। उस वक्त हमें ये सोच के परेशान नहीं होना है कि यार ये अगर मैंने इक्विटी के बजाय डेट में लगाया होता, डेट को साइकिल वाले की तरह डेट है, -50 के सामने तो 1% रिटर्न भी ज्यादा लगेगा। लेकिन हमें ये सोचना है अगर मेरा फाइनेंशियल गोल 40 साल दूर है, 30 साल दूर है, 10 साल दूर है, तो क्या ये फिक्स डिपॉजिट की मदद से मैं वहां पहुंच पाऊंगा? एंड दैट इज वेयर हमें जो अपने माइंड को कंट्रोल करना है, रिस्पॉन्स का जो मैंने जिक्र किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रुथ अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल। जेरोल्ड लेऑफ जो है उन्होंने कहा था कि जो शेयर्स के दाम हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के दाम हैं, ये फंडामेंटल से तो आते ही आते हैं, लेकिन इनको डिटरमाइन करने में और बहुत सारी चीजें हैं। होप्स एंड फियर, लोगों की डर, लोगों की ग्रीड, एम्बिशन, एक्ट्स ऑफ गॉड, इन्वेंशन, इमोशंस। तो आपके पास सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, कोविड आ गया, क्या करेंगे आप? कोविड का किसी फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं। अब मारुति ने तो गाड़ियां बना के रखी हुई, अब लोग डर के मारे घर के अंदर बैठ गए, तो मारुति की कोई गलती नहीं है उसमें। आप ये नहीं कह सकते कि जिस फंड मैनेजर ने मारुति का शेयर खरीदा था उसने बहुत खराब कॉल लिया क्योंकि वो कोविड के बारे में जान नहीं पाया। नहीं। तो इक्विटी मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स एंड इमोशंस दोनों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ डू वी हैंडल दोज इमोशंस? मैं आपको उसको योगा के तरीके से बताता हूं, और योगा के जो 5 लेवल हैं मैं वेरी क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ब्रीफ, जो मैंने सीखा है अपने इन्वेस्टिंग करियर के अंदर। मैंने एज ए इन्वेस्टर भी, मैं पिछले 25 साल से मैं पैसा मार्केट्स में लगाता हूं। मार्केट्स में जब मैं लगाता हूं मतलब मैं म्यूचुअल फंड्स में, मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट शेयर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो मैंने सीखा है ये मैं आपको बताता हूँ। और इंसिडेंटली मैं एक योगा की किताब पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, और वहां से ये थॉट्स मेरे दिमाग में आई। तो ये मार्केट है बेसिकली एक मधुशाला की तरह है। मैंने उस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद में आपको फाइनल सेशन ऑफ आवर प्रोग्राम विच इज के किस तरीके से हमें यौगिक दृष्टि से मार्केट को देखना है और कैसे इसका लाभ उठाना है। तो कभी ये खाली जेबें भरती, कभी बनती गम का प्याला है, ये कैसी मधुशाला यारो, ये कैसी मधुशाला है। और लाभ हानि और तेजी मंदी, हर रंग इसका निराला है, ये कैसी मधुशाला यारो, ये कैसी मधुशाला है। खुशियों की सौगात कभी है, कभी बनती गम की ज्वाला है, ये कैसी मधुशाला यारो, ये कैसी मधुशाला है। और कभी अटल हो पर्वत जैसी, अभी अटल है पर्वत जैसी, 2-4 दिन गिरती है फिर धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाती है। कि कभी अटल हो पर्वत जैसी, कभी चंचल एक बाला है, ये कैसी मधुशाला यारों, ये कैसी मधुशाला है। और फाइनल जो पैरा है कि हर सपना, हर सौदा सपनों का सौदा, और हर इंसान मतवाला है, ये कैसी मधुशाला यारों, ये कैसी मधुशाला है। हर इंसान यहाँ पर अपने सपने लेके आता है। मेरे लाइफ के फाइनेंशियल गोल है, मुझे ऐसी रिटायरमेंट चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। इक्विटी मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स हमारी उसमें बहुत मदद कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि जो योगा है ये क्या कहता है। योगा के 5 लेवल हैं सर। पहला है अंडरस्टैंडिंग द रीजन, जहां से हमें दुख आता है, एंड धीरे धीरे मैं कैसे अपने माइंड को टेम करूं, मैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करूं कि मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाऊं जिसका मतलब है चित्त साधना। चित्त का मतलब क्या है? मेरे दिमाग का वो पोर्शन जो कि दुनिया को परसीव करता है। आप किसी शहर में जाते हैं और घुसते के साथ ही आपने देखा कि पहले ही 15 मिनट में आपने 3 जगह ट्रैफिक जैम देख लिया, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे इस शहर में तो यार ट्रैफिक ही जाम रहता है। या 2-4 जगह लोगों को झगड़ते हुए देख लिया, आप कहते हैं बड़ा बेकार शहर है, लोग लड़ते ही रहते हैं। ये चित्त है, आप परसीव कर रहे हैं। आपने पूरा शहर नहीं देखा, लेकिन 15 मिनट के अंदर परसीव कर लिया।
तो योगा कहता है सबसे पहले उन कारणों को समझ लीजिए जिन कारणों से दुख आपके जीवन में आ रहा है, और फिर उन कारणों पे काम करना है। और फाइनर लेवल्स ऑफ योगा, वो क्या कहते हैं कि कैसे मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूं, मैं आपको बताता हूं। योगा में पंच क्लेश की बात हुई है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, कि हमारे जीवन में जो दुख है वो 5 कारणों से आता है। पहला है अविद्या। अविद्या क्या है सर? कि मुझे नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, इक्विटी की नॉलेज नहीं है, डेट की नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं मुझे लगाना है पैसा, एडवाइजर क्या करेगा, मैं खुद ही सीख लूंगा, मैं नुकसान घर लेके आऊंगा। बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, दुख लेके घर में आते हैं। किसी भी चीज की जब नॉलेज नहीं है, आप दुख लेके आएंगे। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, बट आप कहते हो नहीं मैं तो खुद ही चला के चला जाऊंगा यार, दिल्ली से कन्याकुमारी खुद गाड़ी चलाऊंगा, और गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो आप दुख लेके आएंगे, कहीं ना कहीं गाड़ी को ठोक देंगे, एक्सीडेंट करेंगे, चालान कटा लेंगे। दूसरा कारण है अस्मिता, ईगो, कि मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, कुछ दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 40-50% का रिटर्न भी बना लिया, उसके बाद मेरे अंदर ईगो आ गई कि भाई मुझे सब पता है, बाकी मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता है, आई नो दिस। वहां भी मैं नुकसान लेके आता हूं, अक्सर हमने ये देखा है। देन आता है राग। राग क्या है सर? अटैचमेंट। ये मकान मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा था, मैं इस मकान को कभी नहीं बेचूंगा। अब वो मकान खंडर हो गया, उसमें किराया नहीं आ रहा है, मैं बेचने वाला नहीं हूं। क्यों? पापा छोड़ के गए थे। ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स तो पापा छोड़ के गए थे, ये इंश्योरेंस पॉलिसी पापा बता के गए थे कराते रहना भाई, ये शेयर दादाजी छोड़ के गए थे, मैं अगर इन शेयर्स को बेचूंगा तो दादाजी की आत्मा जो है नाराज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं राग, अटैचमेंट हो गई, वहां से भी दुख आता है। आप मकान नहीं बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का रिटर्न पिछले 10 साल से गिरता जा रहा है। शायद आइडियली आपको वो मकान जिसमें आप नहीं रह रहे हो उसको बेच के इक्विटी में डाल देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? बिकॉज यू आर अटैच्ड। एंड राग का ऑपोजिट है द्वेष, नफरत हो गई। पिछले 3 साल से एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव है, आपने कहा मैं एसआईपी बंद करूंगा, इक्विटी फंड्स बेकार हैं। क्यों? क्योंकि आपके एडवाइजर ने आपको बताया था सर हर साल 10-12% रिटर्न तो आ जाएगा। अब पिछले 3 साल में, 5 साल में हो सकता है रिटर्न नेगेटिव हो, लेकिन हकीकत क्या है, पिछले 40 साल में तो 17% का रिटर्न इक्विटी का है। कोई बना के नहीं दे सकता उतना बड़ा रिटर्न आप। बट आपको नफरत हो गई, द्वेष हो गया किस चीज से, कि मैं इक्विटी में पैसा नहीं लगाऊंगा। एंड देन फाइनली अभिनिवेश, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, फियर ऑफ लूजिंग मनी। बहुत सारे लोग अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, बोले यार मैं ऐसे ही सुखी हूं, नुकसान तो नहीं होगा, मैं साइकिल चलाता रहूंगा यार, क्यों? गाड़ी तो तेज चलती है, तेज चलेगी तो कहीं टक्कर हो सकती है, साइकिल में कम से कम कोई मेरी अपनी स्पीड पे कंट्रोल तो है, बट साइकिल में कोई पीछे से तो मार सकता है सर मेरे को। ये जो 5 कारण हैं, ये दुख का सोर्स हैं। इनको दूर कैसे करना है? सिंपल बताता हूं। अविद्या को कैसे दूर करेंगे? या तो खुद पढ़ाई कीजिए या एक एडवाइजर की हेल्प ले लीजिए, अविद्या दूर हो जाएगी। अस्मिता, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा करने का कारण क्या है और बुरा करने का कारण क्या है, उसकी सच्चाई तक पहुंचना। इमोशन नहीं कि मार्केट क्यों गिरा, ये मार्केट क्यों चला, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में क्या कमी थी, क्या है, उस रीजन तक जब आप पहुंचेंगे तो आप ईगो से दूर हो जाएंगे। राग जो है उसको दूर करने का क्या तरीका है? डाइवर्सिफाई कर दीजिए। आपके पोर्टफोलियो में डेट भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, रियल एस्टेट भी रहेगा। द्वेष को कैसे दूर करना है मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं, और अभिनिवेश को भी कैसे दूर करना है, आई विल जस्ट टेल यू। द्वेष को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक एसआईपी चालू कर दीजिए इक्विटी के अंदर। एसआईपी के 4 एडवांटेज हैं। पहला टेक्निकल, कि इसकी तकनीक बहुत बढ़िया है, आपको एवरेजिंग मिल जाती है। दूसरा है वेल्थ क्रिएशन होती है। तीसरा साइकोलॉजिकल, और चौथा स्पिरिचुअल। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। टेक्निकल क्या है कि कभी आपकी एनएवी बढ़ती है, ये बढ़ रही है एनएवी यहां तक, उसके बाद ये एनएवी घटना शुरू हो गई, आप हर महीने पैसा लगा रहे हैं, ऊपर नीचे, जो हमने वो डॉग वाला वीडियो देखा, आपको एवरेज नंबर ऑफ यूनिट मिल जाता है। ये मैंने जो इस पे दिखाया है ये थ्योरेटिकल है। 10,000 रुपए महीना आप लगा रहे हो, 10 महीने के अंदर 9,815 यूनिट आपकी आ गई। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी का ग्राफ है, ठीक है।
अब ये जो एनएवी है, ये समझिए 95 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये मैंने दिसंबर तक का डेटा लिया हुआ। कितनी बार आप देख सकते हैं कि एनएवी गिरी है, शार्पली गिरी है। ये देखिए शार्प फॉल, इधर भी शार्प फॉल, इधर भी शार्प फॉल। लेकिन इसमें अगर आपने अपनी एसआईपी चालू की होती 10,000 रुपए की और 1 दिसंबर 2020 तक वो एसआईपी चल रही होती, तो क्या हुआ? आपने 311 महीने इन्वेस्टमेंट किया, जेब से 31 लाख रुपए आपके लगे, 31,11,000 रुपए आपके लगे। 31,10,000 रुपए, सॉरी, नॉट 11,000, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। लेकिन उसकी वैल्यू आज क्या है? लगभग 7.25 करोड़ रुपया। 31 लाख रुपया लगाया, 7.25 करोड़ रुपया आपका वैल्यू है। आपका पैसा जो है 24 टाइम्स हो गया। आज म्यूचुअल फंड की एनएवी है 706 रुपए की। आपने लगाना शुरू किया था जब एनएवी 10 रुपए की थी। आपकी जो एवरेज यूनिट पर कॉस्ट है, एवरेज यूनिट आपके घर में 28 रुपए में आई है। 28 रुपीज इज योर प्राइस। दैट मीन्स ये जो 706 रुपीज वाली एनएवी है, जब तक ये घट के कितने रुपए से नहीं घटे, 578 रुपए से नहीं घटे, तब तक आपका नुकसान नहीं होगा, बिकॉज यू विल लूज मनी बिलो 28। तो आपने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना दिया कितना? 96% का। दैट मीन्स आपने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। इससे दो चीजें हुई, एक आपने वेल्थ क्रिएट की, 7.25 करोड़ रुपए आपके इकट्ठे हो गए, और दूसरा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गया। दैट मीन्स व्हाट, कि जब तक ये एनएवी 28 रुपए के नीचे नहीं आएगा तब तक आपका नुकसान ही नहीं हो सकता। ये इसका टेक्निकल और तकनीक से रिलेटेड बेनिफिट है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसके जन्म के साथ आपने 5,000 रुपए की एसआईपी चालू की, और बच्चे ने जब तक जॉब करना शुरू किया तब तक आप लगाते रहे 25 साल की उम्र तक। फिर आपने बच्चों का बेटा आप अपनी रिटायरमेंट तक सिर्फ 5,000 रुपए महीना आप बचाते रहिए। तो बच्चे ने आपकी बात मानी और वो पैसा बचाना शुरू किया। अब इस एसआईपी में कितना रिटर्न आएगा मुझे नहीं पता। हमने अभी देखा कि हमारे इक्विटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न 16-17% के करीब है। ये 5,000 रुपीज की एसआईपी अगर 60 साल चल जाती है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई 60 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। मैं कहता हूँ बच्चे के जन्म से देखोगे तो लंबा टाइम नहीं है, आप अपनी 40-45 साल की उम्र से देखोगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? प्लानिंग फॉर 3 जनरेशंस, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इस एसआईपी में अगर 12% रिटर्न आ जाता है, सिर्फ 12%, तो इस बच्चे के पास 65 करोड़ रुपया होगा जब ये रिटायर करेगा। अब ये 65 करोड़ रुपए पे कितना इन्फ्लेशन, कितना क्या, वो सब आप देखते रहिए। 5,000 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट टुडे। इसमें अगर 15% रिटर्न आ जाएगा तो इस बच्चे के पास लगभग 300 करोड़ रुपया होगा जब ये रिटायर करेगा। इसमें अगर 17% रिटर्न आ गया तो लगभग 890 करोड़ रुपीस इस बच्चे के पास होगा। एंड कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल है, शायद नहीं आएगा उतना रिटर्न। अगर 20% रिटर्न छूट गया तो उस बच्चे के बाद रिटायरमेंट में कितना पैसा होगा? आप अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर 20% रिटर्न है, 5,000 रुपए की एसआईपी है, आप अपने चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए कि कितना पैसा इस बच्चे के पास होगा जब ये रिटायर करेगा। अविनाश, कुछ जवाब आ रहे हैं चैट बॉक्स में? राहुल सर, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अपने प्रोग्राम में अविनाश? रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 10,000 के आसपास है सर, बट अटेंडेंस का फाइनल पता है इवेंट के बाद ही। तो कोई जवाब आ रहे हैं कि 20% रिटर्न आ जाएगा तो कितना पैसा होगा इस बच्चे के पास, या मैं ही बताऊं? एक दो आंसर आए हैं सर, बट एक अपने इन्वेस्टर का आंसर है 1,100 करोड़। ओके, 1,100 करोड़। ओके, और दूसरे कोई जवाब और आया है? Uh, 2,000 करोड़, 60,000। ओके, मैं जवाब आपको ठीक जवाब देता हूं। ये लगभग 4,500 करोड़ रुपया होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
अब एक व्यक्ति को कहता है सर 60 साल देखने की हिम्मत नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है यार 60 साल क्या, मैं तो 160 साल देख सकता हूँ, 5,000 रुपए महीना कुछ नहीं होता है मेरे लिए। 5,000 रुपए महीना जब आप निवेश करते हैं तो पूरी लाइफ में आपने कितना पैसा बचाया? 36 लाख रुपए। उस 36 लाख रुपए पे अगर आपका गलती से 16-17% रिटर्न छूट गया तो आप देखिए 1,000 करोड़ रुपया उस बच्चे के पास जुड़ जाएगा। और बॉल अगर बल्ले पे लग गई और बड़ा रिटर्न छूट गया, 4,500 करोड़। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ SIP। ये फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन जिसको मैं कहता हूँ। तीसरा बेनिफिट SIP का है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, के डर को आपके दिमाग से निकाल देती है क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट में डील कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज पावर ऑफ कर्मा। आप अपने लिए SIP कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए SIP कर रहे हैं, आपके बच्चे की SIP के लिए कर्म आप कर रहे हैं, फल बच्चे को मिलेगा। दिस इज द श्लोका ऑफ गीता। गीता का ज्ञान यही तो कहता है कि भाई आप पावर ऑफ कर्मा, के कर्म आप कीजिए, फल आपका नहीं है, फल किसी और को बिलोंग करता है। सो ये पहला लेवल है योगा का कि आप पंच क्लेश को रिमूव कर दीजिए, कि जिन जिन कारणों से दुख आ रहा है उसको आप रिमूव कर दीजिए। और अभिनिवेश जो फियर ऑफ लॉस है उसको रिमूव करने का क्या तरीका है? उसको करने का तरीका है कि आप मार्केट्स को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मार्केट जो है ये ऐसे ही चलेगा। अनित्य भावना और प्रतिपक्ष भावना के वर्ल्ड जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज अनित्य भावना। तो आपको मालूम है मैं SIP क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और मैं तो हर महीने लगाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना में क्या है कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू है। आपकी NAV 10 रुपए वाली 9 रुपए रह गई तो आप कहते हो 10% का नुकसान हो गया। और दूसरा कहने का तरीका क्या है कि ये मुझे 10% अब सस्ता मिल रहा है। तो जब आप SIP कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अनित्य भावना और प्रतिपक्ष भावना आप समझ जाते हैं। अब आपने दुख के कारण तो निपटा दिए, उनको खत्म कर दिया। दूसरा है भाव, कि किस भाव से आप काम कर रहे हैं। हमारे योगा में 4 भाव की बात की गई है और ये चारों भाव दिखाते हैं कि मैं अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करता हूं। ये 4 भाव क्या हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये 4 भाव हैं। हु इज भाव पुरुष? जो इन चारों भाव का इस्तेमाल करता है वो भाव पुरुष है। अब लेट अस सी कि मेरी जो रूट है ये धर्म के अंदर होनी चाहिए। मैं एक पौधे की तरह ग्रो कर रहा हूं, मेरी रूट्स धर्म में होनी चाहिए। धर्म क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने शुरू में आपको बताया कि धर्म, कोई भी चीज अडॉप्ट करने लायक है वो धर्म है। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लान किया है तो आपकी रूट्स इन्वेस्टमेंट के धर्म में है। दूसरा ज्ञान। ज्ञान क्या है कि मुझे इस पौधे में कितना पानी देना है, कितना धूप जाना चाहिए, ये एसेट एलोकेशन है। कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना रियल एस्टेट, कितना गोल्ड। फिर है वैराग्य। आपने सब कुछ कर दिया, आपने पानी भी दे दिया, धूप में भी रख दिया, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर दी, लेकिन आप पेशेंस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फूल नहीं खिलेंगे, फल नहीं आएंगे। एंड फाइनली आता है ऐश्वर्य, कि फ्रूट्स आर द ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? आपका फाइनेंशियल गोल है। तो जब तक आप फाइनेंशियल प्लानिंग का धर्म अपनाएंगे नहीं, एसेट एलोकेशन नहीं करेंगे और पेशेंस को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका ऐश्वर्य को पाना, आपके फाइनेंशियल गोल्स को पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हैं, एसेट एलोकेशन आप करते हैं, ये साधारण चीज नहीं है। आप एक भाव पुरुष होने का कर्तव्य आप निभा रहे हैं, आप भाव पुरुष बनने की। अब आप सोचिए कि मार्केट गिर गया और आपने कहा कि ठीक है अब मार्केट गिर गया, कोई बात नहीं, लेट अस गो एंड सी माय फाइनेंशियल प्लान। और आपके एडवाइजर कहते हैं सर हमारा इक्विटी का पोर्शन इतना गिर गया। आप क्या कहते हैं? ठीक है फिर इक्विटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये आप भाव पुरुष वाली बात कर रहे हैं। और दूसरा आप कहते हैं इक्विटी को हटा दीजिए। तो वी आर टॉकिंग लाइक अ नॉर्मल इन्वेस्टर। तो आपने पहले क्या किया? कलेश के कारणों को दूर किया, खुद भी नॉलेज ग्रहण की, अपने एडवाइजर से भी हेल्प ली, फिर दूसरा आपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनाया, तो आप भाव पुरुष की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नया लेवल है वो है गुण। व्हाट आर दीज गुणास? गुण जो हैं हमारे एक बिहेवियर में 3 तरह की टेंडेंसीज होती हैं
और कहते हैं जब हमें नॉलेज हो जाती है, जब मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो गुण जो है इनका डांस जो है ये खत्म हो जाता है। ये तीनों चीजें, 3 गुण कौन से हैं? राजस, तमस और सत्व। राजस क्या है? एग्रेशन, हर व्यक्ति के अंदर एग्रेशन है। तमस क्या है? आलस्य, डार्कनेस, हर व्यक्ति में कभी ना कभी आलस्य आ जाता है। और सत्व जो है इन दोनों का मिश्रण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखूं, तमस क्या है? मैंने पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल के छोड़ दिया, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में डाल के छोड़ दिया, तमस। अब कितना टैक्स लग रहा है, कितना इन्फ्लेशन है, तमस है। इसका ऑपोजिट है राजस, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, इन आउट खटाक, कभी इक्विटी बेचा, म्यूचुअल फंड बेचा, फार्मा से इंफ्रा में आ गए, इंफ्रा से एफएमसीजी में चले गए, एफएमसीजी से सीमेंट में चले गए, राजस है। और सत्व जो है इन दोनों का बैलेंस है कि कुछ पैसा मेरा डेट में है, कुछ पैसा मेरा इक्विटी के अंदर है, और मैं एसेट्स को एलोकेट करता हूं। जो तीसरी स्टेज है योगा की, वो है कि हमें इन गुणों को मास्टर करना है। तो सात्विक माइंड देखिए क्या करता है। सात्विक माइंड के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। और सात्विक माइंड जो है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से मूव नहीं करता है, ना अफवाहों से मूव करता है। किसी ने जो बोला अच्छा सुन के, अभी मैं आपको बताता हूं कि हम लोग वो सुबह बैडमिंटन खेलने जाते हैं, तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि निकुंज मुझे खबर आ गई है कि बस मार्केट अब जो है ना 46,000 वाला जो मार्केट है गिरेगा। तो मैंने कहा इसमें खबर की तो जरूरत है ही नहीं, जो चीज बढ़ती है थोड़ा बहुत गिर तो सकता ही है। बोले नहीं, ये बहुत गिरेगा। मैंने बहुत, कितना गिरेगा? बोले 40,000 आ जाएगा। तो मैंने कहा 40,000 तो कुछ भी नहीं है, बुल मार्केट के अंदर 15-20% तो मार्केट कभी भी घट सकता है। सेकंड, मेरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है। जो मैंने जितना भी पैसा इक्विटी में डाला है वो मेरे को 10-15 साल और निकालना नहीं है। तो आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाय दिस स्पेस ऑफ पॉइज, शांति। दैट इज अ सात्विक माइंड। अब सात्विक माइंड आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप कहेंगे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर तमस भी रहेगा, राजस भी रहेगा, और इसका बैलेंस भी रहेगा, सात्विक भी रहेगा। कुछ पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए डाल दूंगा फिक्स्ड इनकम के अंदर, कुछ पैसा शायद मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा, 10-15% ऑफ माय पोर्टफोलियो वो मैं टैक्टिकल कॉल्स ले सकता हूं। और कुछ पैसा जो है, जो मेरा मेजॉरिटी ऑफ पैसा है, वो सात्विक पैसा है जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए यूज होगा। अब आपने गुणों को मास्टर कर लिया, इसके बाद आती है बात वृत्ति की। वृत्ति क्या है? मेरे दिमाग में वेरियस फॉर्म्स हैं। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। वृत्ति हमारी मेमोरीज है। वृत्ति क्या कहती है? एक वृत्ति होती है सर जिससे मुझे अच्छी यादें आती हैं, अच्छी फीलिंग आती है, और दूसरी वृत्ति होती है जिससे मुझे खराब फीलिंग आती है। मैंने 10 साल पहले कोई एक्सीडेंट देखा था, वो आज मेरे लिए दुख लेके आता है। लेकिन मैं 20 साल पहले अपनी दादी के घर छुट्टियां मनाने गया था। आम के पेड़ पे चढ़ के हम आम खाते थे, नदी के अंदर हम स्विमिंग करते थे। ये एक अच्छी वृत्ति है। तो अक्लिष्ट वृत्ति और क्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति जो खुशियां लेके आती है, क्लिष्ट वृत्ति जो है जो दुख लेके आती है। योग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि मेरे चित्त के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और मेरी वृत्तियां जो हैं इनका फ्लो कम हो जाए, मैं एकदम सात्विक स्टेट में आ जाऊं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वृत्तिज, उनको कैसे कंट्रोल करना है? ये 5 तरह की वृत्ति होती है। प्रमाण वृत्ति, विपर्याय वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रायन स्मृति। प्रमाण क्या होता है? राइट नॉलेज। मेरे पास राइट नॉलेज होना चाहिए, ये चीज क्यों हो रही है, उसकी राइट नॉलेज है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फोन करता हूं, कहता हूं सर ये पिक्चर देखो बहुत अच्छी है, और आप मेरे से पूछते हैं शर्मा जी इस बात का क्या प्रमाण है? मैं कहता हूं मैं खुद देख के आया हूं, ये मैंने आपको प्रमाण दे दिया। आप कहते हो ठीक है मैं देख के आ जाता हूं। दूसरा होता है विपर्याय, रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज क्या है? मेरे फादर ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया तो मैं भी रियल एस्टेट से पैसा कमा लूंगा, ये रॉन्ग नॉलेज है। विपर्याय को दबाना है। विकल्प, इमेजिनेशन। मैंने आपको कहा सर ये पिक्चर देख के आओ बहुत अच्छी है, आप कहते हैं कैसे? मैं कहता यार अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, बढ़िया ही होगी। अब इमेजिनेशन है ये, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। आप कहेंगे नहीं शर्मा जी,
मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ के आता हूं जिन्होंने पिक्चर देखी हो, अमिताभ बच्चन की सारी पिक्चरें तो ना सुपर हिट होती है। देन देयर इज निद्रा, निद्रा भी एक स्मृति है, कई बार हम नींद में चले जाते हैं, ये भी एक खराब स्मृति है, इसको भी हमें प्रेस करना है। और एक मेमोरीज, जो हमारी अच्छी मेमोरीज हैं उनको मुझे ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सोचना है। अच्छी मेमोरीज के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर कि यार हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, मार्केट 50% गिरी थी, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं रोकी, मैं खरीदता रहा, आई बेनिफिटेड ओवर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। मैंने कोविड के अंदर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं छोड़ा, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आपको जो भी वृत्ति है जो नेगेटिव थॉट्स लेके आती है उसको आपको सप्रेस करना है, और जो पॉजिटिव थॉट लाती है उसको आपको बढ़ाना है। एंड देन फाइनली एक लेवल है चित्त साधना। जब आप अपने दिमाग को इतना टेम कर लेंगे कि मुझे सारे कारण पता है जिस कारण से मैं परेशान हो रहा हूं, मैंने पंचक्लेश को दूर किया, मैंने ठीक भाव भी अपना लिए, मैं धर्म भाव के साथ धर्म, ज्ञान और वैराग्य को रास्ता अपना के मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर रहा हूं। एंड देन मैंने अपने गुणों को भी साध लिया, मैंने अपनी वृत्ति को भी शांत कर दिया। फाइनली वी कम टू अ स्टेट कॉल्ड चित्त साधना, कि मैं दिमाग का जो मेरे अंदर का पोर्शन है उसको भी इतना साध दूं कि वो किसी भी चीज को जब परसीव करे तो पॉजिटिवली परसीव करे। ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा। चित्त साधना में कौन इन्वेस्टर है? राकेश झुनझुनवाला चित्त साधना का लेवल है, वॉरेन बफे चित्त साधना वाला लेवल है। हमारे चित्त की 5 स्टेट हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि सर ये जो मेरा माइंड है ना ये बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धड़म तस्याम अनिग्रहम मन्यवारो सुदुष्करम, के हे कृष्ण ये जो दिमाग है मेरा, जो माइंड है, ये विंड से भी ज्यादा, वायु से भी ज्यादा फिकल है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं अपने बाण से, लेकिन मैं दिमाग को नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने कहा, क्या कहा उनको कि अभ्यासेन तू कौन्तेय, कि जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन चा गृह्यते, कि आप दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि हर सिचुएशन में मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूं, उसकी एक डायरी रखिए। हमारे दिमाग की 5 स्टेट हैं सर, चित्त की 5 स्टेट हैं। पहला क्षिप्त, मैं बहुत परेशान, पहला मुधा, एक्चुअली ये फर्स्ट है, दूसरा क्षिप्त है, फिर मैं विक्षिप्त हो जाता हूं, फिर एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त। जो मुधा स्टेट है, जो पहला स्टेट है, इसमें क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड है, अगर आप देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन इज लो और माइंड की एक्टिविटी भी बहुत कम है, मतलब आप लगभग नींद में चल रहे हैं इसमें। तो हमारा दिमाग एक डोंकी की तरह काम करता है। यहाँ पर डोंकी में इंटेलिजेंस नहीं, उसको जैसा बता दिया जाता है वैसा करता रहता है। और इसका ऑपोजिट है विक्षिप्त स्टेट, जहां पे बहुत एक्टिविटी है। तो मुधा स्टेट अगर आप कहें तो मैं कहूँगा सब पैसा आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, आप कहते हैं सब पैसे पे सेफ्टी चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, तो हम मुधा स्टेट में है। दूसरा है शिफ्ट, ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्टिवली, कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन मेंटल एक्टिविटी बहुत हाई है। ट्रेडिंग में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, जिसने जो बताया आप खरीदते गए, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपका दिमाग एक मॉन्की की तरह काम कर रहा है, यू आर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ये भी स्टेट डिजायरेबल नहीं है। क्षिप्त स्टेट से थोड़ी सी बेहतर स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं विक्षिप्त स्टेट। इसमें मेरा दिमाग एक तितली की तरह काम करता है, बटरफ्लाई की तरह, कि मैं चंचल तो कम हूं, अब मैं मॉन्की जितना चंचल नहीं हूं, बट स्टिल मैं एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे मैं जा रहा हूं। ये बेटर है। यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन भी थोड़ा बढ़ा, कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया, मेंटल एक्टिविटी भी कम हुई। ये बेटर है, इन 2 स्टेट से बेटर है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। हमें क्या चाहिए? जहां कम से कम मेंटल एक्टिविटी हो और मेरे माइंड की कंसंट्रेशन जबरदस्त हो, यहां पे मुझे पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ योगा।
एकाग्र चित्त में मैं अपना एक लक्ष्य बना लेता हूं कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं और मुझे इन गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है। मैंने एक धारणा बना ली कि यार मुझे मेरे गोल्स हैं, वहां पर पहुंचना है। एकाग्र चित्त, आई एम बर्निंग लाइक अ कैंडल। एंड इसके ऊपर है निरुद्ध चित्त स्टेट, जहां पे मेरा दिमाग गौतम बुद्ध की तरह शांत है। इस स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया, इस स्टेट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो वॉरेन बफे की तरह हैं, जिन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए मार्केट में मुझे क्या करना है। ही इज वेरी क्लियर। वो घबराता नहीं है, मार्केट आधा हो गया, पौना हो गया, नथिंग। So with practice, with lot of discussion, with knowledge, we can reach here. यहाँ पहुंचने में आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप रातों रात यहाँ पहुंच सकते हैं। It takes lot of time and patience. It will take lot of extraordinary calls and patience. तो हम लगभग 1 घंटे का समय हमारा पूरा होने वाला है, 3 से 4 मिनट है। So I will quickly repeat कि मैंने क्या आपसे डिस्कस किया इस प्रेजेंटेशन में। वी स्टार्टेड कि जब हम लोग निवेश करते हैं तो इक्विटी में जो निवेश है वो सबसे ज़्यादा रिस्की हम उसको मानते हैं, कि परसीव करते हैं। क्यों रिस्की है? क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, हम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर हम रेस्पॉन्ड करना सीख जाएं तो हम शायद इक्विटी से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा कि हम रेस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको हमने एक यौगिक तरीके से देखा, जिसमें हमने 5 लेवल्स ऑफ योगा देखे। पहला, अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कहाँ से दुख आ रहा है। दूसरा, हमने देखा कि मेरे को किस भाव से योगा को करना है, धर्म भाव, ज्ञान भाव, वैराग्य भाव और ऐश्वर्य भाव। तीसरा, हमने गुणों को शांत करने के लिए कि 3 तरह के गुण हैं, मैं कैसे सात्विक मार्ग कैसे अपनाऊं। फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हैं, यू आर फॉलोइंग सत्वा। उसके बाद हमने कहा कि वृत्ति को कैसे ट्रेन करें, और उसके बाद चित्त की हमने बात की कि मुझे निरुद्ध चित्त स्टेट में कैसे पहुंचना है। जो इन्वेस्टर कोविड से नहीं घबराया, .com बबल से नहीं घबराया, वो निरुद्ध चित्त स्टेट में है। तो धीरे धीरे हमें क्षिप्त से विक्षिप्त में जाना है, एकाग्र में जाना है, एंड फाइनली निरुद्ध स्टेट कब आ जाती है? लेट अस से आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी हो गई 706 रुपए की, 700 रुपए की एनएवी है। अब आपको पता है यार, जब तक ये 28 रुपए नहीं आएगी ना, मेरा नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप कहते हो मैं इस इन्वेस्टमेंट को हिलाने वाला नहीं, ये निरुद्ध स्टेट में आ गए आप। लॉन्ग टर्म विल टेक यू टू निरुद्ध स्टेट, बिकॉज आवर लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी। 80-85 साल की उम्र में 30-35 साल हमें पैसे को ठीक से निवेश करना है। बहुत सारे लोग इस आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से भी देखते हैं कि शर्मा जी, मेरी उम्र निकल गई, बच्चे अपने आप कर लेंगे, मुझे क्या चिंता है। मैं कहता हूँ नहीं, बच्चों को भी तो हमने ही बनाया है सर। हमने ही उनको गाइड किया ना कि आप इंजीनियर बनो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। तो इन्वेस्टमेंट की सीख भी हमें ही देनी है। जब मेरे बच्चे रिटायर होंगे और उनके पास 4-5 हजार करोड़ रुपया होगा, मैं हूं नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरा समय निकल गया, मेरे लिए इन चीज़ों का यूज नहीं है। नहीं, हमारी फैमिलीज के अंदर हर वक्त ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके फाइनेंशियल गोल 5 साल दूर भी हो सकते हैं और 50 साल दूर भी हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करना जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल गोल जो लॉन्ग टर्म है, बिना इक्विटी में निवेश किए हुए वो ठीक से प्राप्त नहीं होगा। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। SIP का मैंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जब आप SIP कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली योगा के पथ पर चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना ही है। अब हम आपके सवाल ले सकते हैं। अविनाश, वी आर कंप्लीटिंग 1 आवर। इट्स एग्जैक्टली 7 बज गए हैं। 1 घंटा जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। या राइट सर, बहुत सारे अप्रिसिएशन के मैसेज आए हैं सर। मोर देन 100 मैसेज है कि आपने योगा को बहुत अच्छे से कोरिलेट किया, आपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझाया, लॉन्ग टर्म के बारे में बातें की जी। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका आंसर आपने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी कुछ सिंपल कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। पहला सवाल है सर,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, एंड क्या लॉन्ग टर्म में हम छोटे पैसे से बड़ा अमाउंट बना सकते हैं? सो सी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अगर आप अकाउंटिंग की किताबों में देखेंगे तो एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मोर देन 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म। तो टेक्निकल डेफिनेशन तो 1 साल है। अब क्या हम छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं? जितना लॉन्ग टर्म आप देखते जाएंगे उतना ही बड़ा पैसा भी बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने 5,000 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया SIP में, उसी को अगर 500 रुपए कर दूं, अगर 5,000 के 4,500 करोड़ बन सकते हैं तो 500 रुपया करके भी 449 करोड़ रुपया बन सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि छोटा छोटा अमाउंट करके भी हम लोग एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि नन्ही नन्ही जल की बूंदें सागर को भर देती हैं और बालू की रच नन्ही नन्ही सुर्ख भूमि कर देती है, और पल पल काल इकट्ठा होके एक लंबा युग बन जाता है। पल को सूक्ष्म ना समझना भाई, ये जग का निर्माता है। शुरू के 1-2 साल आपको नहीं पता लगेगा कि मैं 1,000 रुपए महीने की SIP कर रहा हूं, लेकिन 50 साल के लिए 2, 4, 5, 10 साल में शायद पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अमाउंट इतना बड़ा होता जाएगा, बेस इतना बड़ा होता जाएगा कि यू विल बी सरप्राइज। तो छोटे छोटे अमाउंट्स कैन लीड टू वेरी बिग अमाउंट्स। हमने वो एग्जाम्पल सुने ही हैं कि किसी ने 100 शेयर विप्रो के खरीदे थे, आज 600 करोड़ का मालिक है। 100 शेयर 10,000 रुपए के आए थे 1981-82 में। आज HDFC बैंक का जो एक शेयर है 1 रुपए वाला, वो 13,000 रुपए का है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमारे देश में ऐसे हैं 10 रुपए से स्टार्ट हुए थे, आज 1200-1300 रुपए NAV है। तो मेरे दिमाग में एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट कि अगर किसी भी गोल के लिए हम प्लानिंग करें ठीक से और लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग करें तो वी कैन अचीव एनीथिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। और कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है। अपने बहुत सारे इन्वेस्टर का सवाल है सर, जो रिटायर है, कि मेरी उम्र है 60 साल या 65 साल, अब मुझे रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि मुझे रेगुलर इनकम मिले? ओके, सी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीवन जो कि अभी लेट्स से अभी रिटायर हुए हैं, 60 साल की उनकी उम्र है। तो पहला तो ये देखना है कि जो भी पैसा इनके पास है उस पैसे से इनके रिटायरमेंट के खर्चे चलेंगे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि पेंशन अगर आ भी रही है तो वो सफिशिएंट नहीं है, और जो पैसा हमने कमाया, बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जहाँ कोई पेंशन मिलती नहीं है तो 25 साल एक तो मुझे खर्चा करना है उसको। सेकंड, मैं ये भी अज्यूम करता हूं कि वो पूरा पैसा मेरा खर्च नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैसा बचेगा जो कि मेरी अगली जनरेशन को ट्रांसफर होगा। और तीसरा, इफ आई एम अज्यूमिंग कि मेरी 85 साल लाइफ है तो मैं 25 साल जीने वाला हूं। 25 साल इज अ वेरी बिग टाइम पीरियड। तो पहला तो ये कि आपको जो मेजॉरिटी आपका जो पैसा है 60 से 65% पैसा रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। वो डेट फंड में आप डाल सकते हैं, कंजर्वेटिव इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वहां वो पैसा डल सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पैसा आपका रेगुलर इनकम के लिए यूज होगा। 30 से 35% पैसा आपका इक्विटी में भी जाएगा, क्योंकि ये 30-35% पैसा 5-10 साल के बाद आपको वेल्थ देता रहेगा। और बाई चांस अगर आपके डेट के रिटर्न्स आगे कम होते हैं तो दिस विल फंड योर एक्सपेंसेस। तो इन्फ्लेशन का ख्याल ये रख लेगा आपका, और बाद में जो बच जाएगा आप उसे अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी डेट में, थोड़ा पोर्शन एक जितना भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएं, 35 नहीं तो आप 40 कर सकते हैं इक्विटी के अंदर, वो कर सकते हैं, और कुछ पैसा फिर वो बाद में नेक्स्ट जनरेशन के पास चला जाएगा। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर गिरीश जी का, जिनकी एज है 35 साल, 2 बच्चे हैं, और उनको अपने रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की मैरिज के लिए निवेश करना है। तो उनको किस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए और एलोकेशन क्या होना चाहिए? ठीक, गिरीश जी बहुत सिंपल है, मैं इंस्ट्रूमेंट तक नहीं जाता हूं अभी, मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं कि लेटर से आप 35 साल के, तो मैं आप समझता हूं कि आपके बच्चों की जो उम्र है वो समझ लीजिए 10-12 साल के आसपास होगी अभी। लेटर से 8 और 12 साल के बीच में आपके बच्चे होंगे, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। अब बच्चे की शादी 17 साल दूर है, एक बच्चे की 17 साल है, दूसरे की 15 साल है। एनी टाइम पीरियड विच इज मोर देन 3 years इज लॉन्ग टर्म। तो इन दोनों गोल्स की प्लानिंग आप इक्विटी फंड के साथ कर सकते हैं, या थोड़े से जो
हाइब्रिड फंड होते हैं एग्रेसिव, उनके साथ कर सकते हैं। कौन सा फंड है, कौन सी कंपनी का है, वो आपके एडवाइजर बताएंगे। सेकंड, अब आपके बच्चे क्योंकि यंग हैं, ये बहुत यंग है, मतलब ये आप समझिए कि मैं आपको एनालॉजी देता हूं कि आपकी रिटायरमेंट आज 25 साल दूर है, लेकिन बच्चों की रिटायरमेंट जो है वो लगभग 50 साल दूर है, दोनों बच्चों की। जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको पहाड़ जो है दूर से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और दूर से जब आप पहाड़ को देखते हैं तो इतना छोटा दिखता है, लेकिन पहाड़ के नजदीक पहुंच जाते हैं तो उसका साइज बड़ा होता जाता है। आप कहते हैं अरे दूर से तो इतना छोटा दिख रहा था, आज ये इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। तो बच्चों के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इवन उनकी रिटायरमेंट के गोल्स हैं, उनके भी बीज आप आज ही बो दीजिए। तो उनकी शादी और एजुकेशन की प्लानिंग तो आप कर ही रहे हैं, एक छोटी छोटी एसआईपी दोनों बच्चों की रिटायरमेंट की भी शुरू कर दीजिए, और उनको बोलिए बेटा जब आप जॉब करना शुरू करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, इस एसआईपी को भी कंटिन्यू रखिए। तो मोटा मोटी सभी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके। इक्विटी से ही उसकी प्लानिंग होगी या हाइब्रिड फंड से प्लानिंग होगी। विद इन इक्विटी आपको म्यूचुअल फंड करना है, पीएमएस करना है, वो आपके एडवाइजर्स आपको बता सकते हैं। राइट सर, एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सर मार्क्स के लिए, मैं इसका आंसर आपसे परमिशन लेके देना चाहूंगा। या प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत सारे इन्वेस्टर ने पूछा है कि मार्क्स है क्या। तो अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो मार्क्स म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। दूसरा उनका ये सवाल है कि मार्क्स होता क्या है और कौन सा मार्क्स मेरे लिए बेटर है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर को बताना चाहूँगा कि एज ए इन्वेस्टर हम क्या चाहते हैं। सभी मेरा पैसा हमेशा अच्छी स्कीम में पड़ा रहे। अगर स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो मेरा एडवाइजर उसकी एनालिसिस करके स्कीम चेंज करे। मार्केट की कंडीशन के अनुसार मेरा इक्विटी डेट का एलोकेशन मेरा एडवाइजर चेक करे और चेंज करे। ये सारे काम आपके लिए मार्क्स करता है। और मार्क्स में कौन सा मार्क्स आपके लिए सुटेबल है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा साइंटिफिक टूल है जिसको हम बोलते हैं AIS, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन, जिसके थ्रू आपका रिस्क जज करके आपका जो भी एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो जज कर सकते हैं कि कौन सा मार्क्स आपके लिए बेटर है। सो काफी सारे सवाल हमने ले लिए सर। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है सर जी। बहुत सारे इन्वेस्टर का कि आज की डेट में मार्केट तो ऑल टाइम हाई है और मेरा गोल अभी आज 5 साल 7 साल 10 साल के बाद है, तो क्या मैं भी पैसा रिडीम कर लूं, फिर जब मार्केट नीचे आएगी तब इन कर जाऊंगा। देखिए, इसमें मेरा सोच बड़ी सिंपल है कि एक जमाने में 6000 ऑल टाइम हाई था, एक जमाने में 8000 ऑल टाइम हाई था, एक जमाने में 22000 ऑल टाइम हाई था। आज 46000 है, तो ये भी ऑल टाइम हाई है। क्या यहाँ से आगे बढ़ सकता है मार्केट? क्या 70000 का भी ऑल टाइम हाई हो सकता है? 1 लाख का भी ऑल टाइम हाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऑल टाइम हाई से मत घबराइए आप, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम कब घबराते हैं? जब हम कहते हैं कि भाई इसके आगे नहीं जाने वाला है मार्केट। ठीक है, नंबर 1, मार्केट के हायर लेवल्स भी बनेंगे एज लॉन्ग एज हिंदुस्तान की इकोनॉमी यहाँ से ग्रो करेगी, तो ये हमारे लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आजकल आके कहते हैं 2024 में इंडेक्स इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। मैं उस सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऑल टाइम हाई का कोई लॉजिक नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। नंबर 2, आपके पोर्टफोलियो में आज गेन्स हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में अचानक बहुत सारे गेन्स आ गए, अब मैं क्या करूं? आपकी जो गाइडेंस है वो आएगी आपके फाइनेंशियल प्लान से। आपका फाइनेंशियल प्लान कहता है, लेट अस से आई एम 49 ईयर ओल्ड, तो मेरा फाइनेंशियल प्लान क्या कहता है? 51% पैसा मेरा इक्विटी में होना चाहिए और 49 डेट में। लेकिन अब मार्केट चल गया, मेरा इक्विटी का पोर्शन बढ़ के 65% हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए? 51%। तो मैं क्या करता हूं, 14 रुपए निकाल के वापस डेट में डाल देता हूं। अपनी एसेट एलोकेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। लेकिन यही चीज लेट अस से कोई मेरे फैमिली मेंबर है, यंगस्टर हैं, वो 25 साल के हैं, उनका 75% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, लेकिन इक्विटी एप्रिशिएट होकर 90% हो गई है, तो मैं उनके पोर्टफोलियो में भी 15 रुपए बेच के और 75 और 25 पे अपनी इक्वेशन को ले आऊंगा। जो आपका फाइनेंशियल प्लान है उसको धर्म बना लीजिए, वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी। मार्केट के लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है यहां से 5-6 हजार पॉइंट करेक्शन हो जाए, फिर 15,000 चल जाए। मार्च में किसको मालूम था 47,000 दिखेगा? मार्च में तो हर आदमी बोलता था 16,000 हो जाएगा। अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स डरे हुए थे।
सो मार्केट लेवल को देख के डिसीजन मत लीजिए, आपका अपना फाइनेंशियल प्लान क्या कहता है उसको देख के डिसीजन लीजिए। ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव है सर। कभी 6,000 ऑल टाइम हाई था, अभी 47,000 ऑल टाइम हाई है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। सो निकुंज सर, थैंक यू सो मच, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म को, कैसे हम उसको बेटर तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द इन्वेस्टर फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। सर, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को एक तो नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सेकंड जो मेरा मैसेज है, जो इस प्रोग्राम का भी ऑब्जेक्टिव था, लॉन्ग टर्म को धर्म की तरह अपना लीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इक्विटी। और फैमिली में हर फैमिली मेंबर, चाहे वो कुछ भी उनकी उम्र हो, उसका एक फाइनेंशियल प्लान बना लीजिए, उनके सभी गोल्स पे ध्यान रखिए। अगर आपको ये दिक्कत है कि मेरे पास सभी गोल्स को प्राप्त करने के लिए या डिवोट करने के लिए आज पैसा नहीं है, वो बात दूसरी है, बट इफ यू आर प्रॉस्पेरस इनफ कि आप सभी के गोल्स के, लॉन्ग टर्म गोल्स का ध्यान रख सकते हैं, प्लीज डू इट। एक दिन आप इस प्रोग्राम को ध्यान रखेंगे जब आपके फैमिली मेंबर्स के पास हजारों करोड़ रुपया होगा, एंड यू विल रिमेंबर मी एंड यू विल रिमेंबर एनजे इन्वेस्टमेंट्स, एनजे इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। स्टे सेफ एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you, investor, for joining us today. Have a wish you a very happy new year in advance and happy weekend. So Yeah, we can thank you. conclude